नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान के जरिए अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर काबू पाने के लिए संबंधित कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से लोगों की पहचान का सत्यापन करने को कहा गया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट पर कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए विनियमन इसलिए लाया गया है क्योंकि भारत में इंटरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या बहुत है और उन्हें कुछ कंपनियों की मनमानी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर आलोचना का स्वागत करती है, लेकिन उपयोगकर्ता को अपनी वास्तविक पहचान बतानी होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोविड काल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र बेहद मददगार रहा, क्योंकि महामारी के संकट काल में जब सब कुछ बंद था तब IT क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई, अदालतों में मामलों की सुनवाई और लोगों का कामकाज निर्बाध रूप से चला। उन्होंने ये भी कहा कि भारत न केवल मोबाइल ऐप के इस्तेमाल के मामले में अग्रणी है, बल्कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कड़ी चुनौती भी पेश करेगा। लोकसभा से आज वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी मिल गई। चर्चा के बाद सदन में इसे ध्वनिमत से मंजूरी मिली। इसके तहत सरकार ने 6,28,000 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के कठिन दौर में भी NDA सरकार ने गरीबों, किसानों, कमजोर वर्गों समेत हर वर्ग की चिंता की है। उन्होंने कहा कि ये राशि हमने उस समय खर्च की जब देश के लोगों को इसकी जरूरत थी। हमने राजकोषीय घाटा नहीं देखा, बल्कि देश को मजबूती देने और लोगों को बचाने का काम किया। इसके कारण अर्थव्यवस्था सुधर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल में देश से सभी टोल प्लाजा खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इसका यह मतलब नहीं होगा कि टोल देना ही नहीं पड़ेगा। अब गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा और इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई स्थानों पर शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए, जो कि गलत और अन्यायपूर्ण है, और इन्हें हटाने का कार्य 1 साल में पूरा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत जगह पर उस समय स्वीटनर ऐड करने के हिसाब से ऐसे शहर के बाजू में टोल बनाए गए, वो गलत है और अन्याय करने वाले हैं। उसको निकालने के बारे में निर्णय हुआ है। मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको GPS पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, GPS पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जंगल महल इलाके में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 10 साल की कुशासन और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जनता सजा देगी। पुरुलिया में जल संकट के मसले पर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि TMC सरकार ने पुरुलिया को केवल जल संकट, जबरन पलायन और भेदभाव भरा प्रशासन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार में पुरुलिया के औद्योगिक विकास को नजरअंदाज किया गया। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर माओवादी विद्रोहियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर TMC सरकार ने
यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। और इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जनसभाएं की और विकास के नाम पर वोट मांगे। ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात अम्फान के बाद उनकी सरकार ने प्रभावितों की हर संभव मदद की और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन विपक्ष के नेता संकट में दिखाई नहीं दिए। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनपीआर को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की आज एक और लिस्ट जारी की गई। पार्टी ने चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, आठवें चरण के लिए 157 उम्मीदवारों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी मुख्यालय में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया था। पार्टी ने चौथे चरण के लिए 9, पांचवें चरण के लिए 42, छठे चरण के लिए 38, सातवें चरण के लिए 34 और आठवें चरण के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और लोक गायक असीम सरकार को टिकट दिया। मुकुल रॉय को नदिया जिले के कृष्णनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार को शांतिपुर विधानसभा सीट से, जबकि राहुल सिन्हा को हावड़ा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी से पहले पश्चिम बंगाल में 123 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने एक सीट पर अपने सहयोगी दल एजेएसयू को दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए आज करीमगंज में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और उसकी नीतियों ने असम को हर तरह से नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि वो किसी से भी हाथ मिला सकती है, क्योंकि उसके पास न नेता है, न नीति है और न ही कोई विचारधारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के लिए हमेशा देशहित सर्वोपरि रहा है, देश का विकास सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों से नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह विकास में नजरअंदाज किया गया, बीजेपी सरकारें उसे मिलकर सुधार रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को देश के विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज असम में विकास की लहर है, विश्वास की लहर है। आज असम में शांति का विश्वास है, समृद्धि का विश्वास है। आज असम में एक ही मुद्दा है, विकास, तेज विकास, निरंतर विकास, सबका विकास। मशहूर धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए। राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अरुण गोविल ने केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी और पार्टी महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। अरुण गोविल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब से देश का नेतृत्व मिला है, तब से राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की परिभाषा बदल गई है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। राजनीतिक दलों के दिग्गज जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी ने राज्य के किसानों के हित में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। थिरुवरूर में चुनाव अभियान के दौरान पलानीसामी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की समस्या दूर करने के लिए उनकी मांगों पर काम किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम कल समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष एल मुरुगन ने आज धारपुरम आरक्षित सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं अभिनेत्री से नेता बनी बीजेपी प्रत्याशी खुशबू सुंदर ने आज चेन्नई की
थाउजेंड लाइट्स विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। और अब बुलेटिन में नजर कुछ और खबरों पर। तेलंगाना सरकार ने साल 2021-22 के लिए आज 2,30,825 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें 1,69,383 करोड़ रुपए राजस्व और 29,046 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च का प्रावधान है। तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने विधानसभा सदन में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना विकास की राह पर है। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। कृषि के लिए बजट में लगभग 25,000 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 16,921 करोड़ रुपए, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,995 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव है। विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए विकास कोष की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने यह बताया कि कोविड महामारी के बावजूद राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की तुलना में राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर है। भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री शेख अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबानी आज दिल्ली में संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई कार्य समूह बनाए जाएंगे। कुवैत के विदेश मंत्री अहमद नासिर ने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा खालिद अल हमद अल सबाह की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पत्र भी सौंपा। कुवैत के विदेश मंत्री ने भारत में निर्मित कोविशील्ड के 2 लाख डोज की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत को भारतीय समुदाय के लोगों का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद दिया और भारतीय लोगों के काम को पुनर्बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कुवैत के व्यवसायियों को भारत में निवेश करने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। भारत तेजी से 4 करोड़ के करीब टीकाकरण करने के नजदीक पहुंच रहा है। देश में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। बुधवार को 20,78,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,28,58,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 24,57,000 से अधिक को मोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 75,68,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी पहली और 46,32,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं, जबकि 77 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला और 19 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज दिया जा चुका है। और इसी बीच देश के 8 राज्यों में दैनिक मामलों में बढ़ोतरी जारी है। बुधवार को देश भर में 35,871 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से 79.54% मामले 5 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से हैं। फिलहाल देश में 2,52,000 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल मामलों का 2.2% है। स्वस्थ होने का जो आंकड़ा है वो 1,10,63,000 के पार हो चुका है। वहीं देश भर में कोविड के परीक्षणों की संख्या 23 करोड़ को पार कर गई है। अब तक 23 करोड़ 3 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। और चलते चलते एक बार फिर आपसे बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं।
अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।